आज की हमारी वीडियो का विषय है जयशंकर प्रसाद। दोस्तों, आज हम जयशंकर प्रसाद के बारे में पढ़ेंगे और आप ये सभी जानते हैं ये टीजीटी से लेकर असिस्टेंट प्रोफेसर तक पूछे जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सक्सेस इन हिंदी अकेडमी। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं, क्योंकि यहाँ मेरे द्वारा हस्तलिखित नोट्सों के द्वारा भी तैयारी करवाई जाती है। इसके साथ ही मैं प्रीवियस ईयर पेपर भी करवाती हूँ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करवाती हूँ। और ध्यान दीजिए, जयशंकर प्रसाद के बारे में आप सभी जानते हैं कि ये टीजीटी से लेकर पीजीटी, नेट, असिस्टेंट प्रोफेसर इन सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और मैं वही टॉपिक करवा रही हूँ जो बार बार आते हैं। यानी आपकी सिर्फ नेट की तैयारी नहीं हो रही, आपकी अन्य एग्जाम यानी एसपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर, हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर या कहीं भी आप तैयारी कर रहे हो, आप सभी जानते हैं जयशंकर प्रसाद यानी छायावादी कवि पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं तो देखिए, शुरुआत करते हैं। ये मैंने आज आपके लिए आज ही तैयार किया है नोट्स जयशंकर प्रसाद के बारे में। इनका परिचय थोड़ा सा, मैं अगर कुछ मान लीजिए कुछ राइटिंग समझ में नहीं आए तो मैं बोल रही हूँ उसको ध्यान से सुन लेना। अगर फिर भी समझ में नहीं आए तो पूछ लेना कमेंट में, ठीक है। जयशंकर प्रसाद के जन्म के बारे में बात करें, 1889 यानी 89 जिसको आप बोलते 1889 को इनका जन्म हुआ था। और इनके जो स्थान है, जन्म स्थान, ये काशी सूनी साहू परिवार में हुआ था, उत्तर प्रदेश। यानी ये कहाँ के थे? उत्तर प्रदेश के थे, काशी सूनी साहू परिवार में। माता का नाम क्या था? मुन्नी देवी था। ये पूछा नहीं जाता, वैसे बता दिया थोड़ा सा। और पिता का नाम बाबू देवी प्रसाद है। और निधन इनका हुआ था 1936 में, इनका निधन हुआ था। अब इनके उपनाम के बारे में बात करें, उपनाम इनका कलाध है, खांडेराव है, आधुनिक कविता के सुमेरु, खांडेराव, कलाधर। जिसमें से महत्वपूर्ण जो बार बार पूछे जाते हैं, कलाधर बार बार पूछे जाते हैं। यानी कलाधर में क्या ये बचपन को मैंने कलाधर और खांडेराव नाम से पुकारा जाता था बचपन में। इसके अलावा आप ध्यान देंगे, कलाधर नाम से ये ब्रज भाषा में, यानी जब इन्होंने कविताओं की शुरुआत की, लेखन की शुरुआत की, तब ये ब्रज भाषा में काव्य रचना करते थे। और जब ये 12 वर्ष के थे तभी इनके पिता का देहांत हो गया था। और 15 वर्ष की अवस्था में इनके बड़े भाई शंभुरतन का देहांत हो गया। तो इनके ऊपर परिवार की जिम्मेवारी आ गई थी और इन्होंने क्या है, बहुत बड़ा दुखों का पहाड़ इनके ऊपर पड़ गया था। और इनकी 2 पत्नियां थी, 1 पुत्र थे। यहाँ हालांकि मैंने लिखा नहीं है, वैसे मैं बता देती हूँ आपको। काव्य संग्रह का मतलब ये होता है जिसमें एक से अधिक कविताएं इकट्ठी की गई हो, यानी संकलित की गई हो, ठीक है। तो देखिए, द्विवेदी युगीन ब्रज भाषा में रचित काव्य संग्रह। अब आपके मन में, आपने हो सकता है आप शुरुआत से तैयारी करे हो, यानी अभी आपने शुरुआत की है, तो आप ये सोचते हुए ये छायावादी ही कवि थे। तो छायावाद में ध्यान देंगे, छायावाद में इनकी रचनाएं, इनका जो लेखन था चरम अवस्था में था, लेकिन इन्होंने शुरुआत तो द्विवेदी युग से ही कर दी थी। अब देखेंगे द्विवेदी युग में इनकी कविताएं के बारे में बात करती हूँ मैं। उर्वशी देखेंगे, उर्वशी इनकी 1909 की है, काव्य है इनका उर्वशी। और ये गद्य और पद्य, यानी गद्य में भी है और पद्य में भी है। और ये ध्यान रखेंगे, इन्हें काम्यानि की श्रद्धा का पूर्व संस्करण भी कहा जाता है। यानी काम्यानि की श्रद्धा का पूर्व संस्करण भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है? उर्वशी को। उर्वशी कब लिखी गई थी? 1909 में। और ये गद्य और पद्य में दोनों है। तो गद्य पद्य दोनों होता है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे चंपू काव्य कहा जाता है। ये मैं लिखना भूल गई, आप लिख सकते हैं, अगर आप लिख रहे हैं तो चंपू काव्य भी कहा जाता है। यानी जो गद्य और पद्य में दोनों में मिश्रित जो कविता होती है, यानी जो भी लेखन होता है गद्य और पद्य में मिश्रित, तो उसे चंपू काव्य कहा जाता है। अब मैं वन मिलन की बात करती हूँ। वन मिलन 1909 में पहले क्या है, ब्रज भाषा में। ये पहले तो ब्रज भाषा में लिखी गई थी वन मिलन, लेकिन बाद में क्या है, ये वन मिलन पहले वन मिलन, इसके बाद है प्रेम पथिक। ये प्रेम पथिक है भाई, वन मिलन में नहीं, माफ़ी चाहूँगी मैं। वन मिलन 1909 में, और प्रेम पथिक, फिर प्रेम पथिक पहले ब्रज भाषा में लिखी गई थी और बाद में 1914 में खड़ी बोली में इसका अनुवाद किया गया था।
प्रेम पथिक पहले तो 1909 में लिखी गई थी, लेकिन पहले ब्रजभाषा में थी, बाद में 1914 में इसका खड़ी बोली में अनुवाद किया गया था। अब प्रश्न किस प्रकार आएगा, प्रश्न ये बनता है कि कौन सी जयशंकर प्रसाद की कौन सी ऐसी रचना है जो पहले ब्रजभाषा में थी, बाद में खड़ी बोली में अनुवाद किया गया। कई बार प्रश्न ऐसे आया है, तो आप ध्यान देंगे। प्रेम पथिक ऐसी रचना है जो पहले तो क्या थी, पहले क्या थी, इसमें ब्रजभाषा में थी, बाद में खड़ी बोली में अनुवाद किया गया था। अब कब किया गया था, 1914 में। तो इनकी सारी ही रचनाओं की क्या है, सन बहुत महत्वपूर्ण है, सन आप जरूर याद रखेंगे। प्रेम राज्य 1909 में, तो देखो यहाँ देखेंगे वन मिलन, प्रेम पथिक, प्रेम राज्य, उर्वशी, और ये चारों ही रचनाएं 1909 की हैं। ठीक है, अब क्या है, थोड़ी सी ट्रिक बता देती हूँ। उर्वशी नाम की लड़की है, ठीक है, और वो क्या है, प्रेम के पथ में है, प्रेम के पथ में, प्रेम के रास्ते में है। अब वो क्या है, अपने प्रेमी से मिलने के लिए वन में गई है, और वन में मतलब कि उसके प्रेम ने कहा कि वन में मिलना है, इसको नेता ना ले, मजाक है, लेकिन ये इसके द्वारा आप याद कर सकते हैं। ठीक है, तो वो कह रहे कि वन में मिलना है, तो वो कहे नो, मतलब मैं नहीं आऊँगी, प्रेम राज्य की नहीं, नो मैं नहीं आऊँगी। तो उर्वशी नाम की लड़की है, प्रेम राज्य नाम का लड़का है, और वो वन में मिलन की यानी वो प्रेम के पथ पर हैं और वन में मिलने के लिए कह रहे हैं। तो ये करेगी नो, 1909। तो ये चारों ही रचनाएं, ये थोड़ी सी मैंने आपको ट्रिक बताई है, तो इन्होंने 1909 मतलब कि उसने इनकार कर दिया 1909, तो ये 1909। ठीक है, आगे बढ़ते। अयोध्या का उद्धार 10, अयोध्या का उद्धार 10, ठीक है, 100 को छुआस 10, पर बब्रुवाहन 1911, बब्रुवाहन 1911, अयोध्या का उद्धार 10, 100 को छुआस ये भी 10 की है। आगे बढ़ते हैं, फिर है द्विवेदी युगिन। अब ये तो क्या थी, द्विवेदी युगिन ब्रजभाषाएं कविताएं, यानी ब्रजभाषा में काव्य संग्रह थे इतने। लेकिन अब क्या है, ये है, कई बार पूछा जाता है कि ये इनकी रचना खड़ी बोली में है, ब्रजभाषा में है, या फिर क्या है, कौन सी कविता का किस सन में अनुवाद किया गया था, ये पूछा जाता है। ठीक है, इसके साथ ही आप इनका है जन्म भी याद रखेंगे, 1889 में, और 1936 में क्या इनकी मृत्यु हुई थी। तो इन कवियों और लेखकों के जन्म के क्रम से लगाने आ जाते हैं, जैसे आरोही क्रम में, अवरोही क्रम में, तो आप इन्हें इनके सन अच्छी प्रकार से याद कर लेंगे। नेट और एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की जो तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए तो बहुत ज़रूरी है। बाकी टीजीटी पीजीटी के लिए इतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन पीजीटी में भी खासकर आजकल सन पूछ लिए जाते हैं। द्विवेदी युगिन खड़ी बोली में रचित काव्य, अब क्या है, वो हमने पढ़े थे, सारे ब्रजभाषा में थे, लेकिन ये क्या है, ये खड़ी बोली में है। कानन कुसुम 1913, कानन कुसुम 1913 खड़ी बोली में कविताओं का प्रथम संग्रह है। अब ये प्रश्न ये बनता है, जयशंकर प्रसाद का खड़ी बोली कविताओं में प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है। 4 ऑप्शन आपके सामने होंगे, कोई भी दे दिए जाएंगे, हो सकता है इन्हीं की रचनाओं में हो। और क्या है, तो इसमें कानन कुसुम तो होगा ही, कानन कुसुम तो क्योंकि इसका उत्तर है, तो आप याद रखेंगे खड़ी बोली कविताओं का प्रथम काव्य संग्रह है कानन कुसुम। ठीक है, तो अब काव्य संग्रह होगा, काव्य संग्रह तो होगा, तो देखिए इसमें कैसे काव्य संग्रह, कैसे कानन कुसुम भी आप याद रख सकते हैं। अब क्या है, अभी 1913 कैसे याद करें, तो देखिए यहाँ भाई, तेरे कान में कुसुम, यानी तेरे कान में कुसुम अच्छा लगता है, तेरे कान में, तेरे कान से मतलब 13, 1913, तेरे कान से मतलब 1913, तेरे कान में कुसुम अच्छा लगता है, मतलब कुसुम मतलब फूल, जैसे कानों में फूल लगा लेते हैं ना, जैसे कानों में जुड़ा उड़ा कान के पास फूल लगाते हैं, जैसे आपने पुरानी फिल्मों में देखा हो, पुरानी हीरोइनें कान के पास फूल लगाती थी, तो तेरे कान में कुसुम अच्छा लगता है 1913। 2-3 बार ऐसे बोलोगे तो याद हो जाएगा, वैसे कोई आवश्यकता नहीं है, अगर आप बगैर ट्रिक के भी याद कर सकते हैं तो भी अच्छी बात है। लेकिन कुछ अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जो ट्रिक के द्वारा याद करते हैं, तो वो ट्रिक के द्वारा याद कर लेंगे। करुणालय 1913 प्रथम गीति नाट्य। आपने देखा होगा ना कि जो आप हिंदी गाने सुन, सैड सॉन्ग, जिसको आप सैड सॉन्ग बोलते हो, या फिर जो बड़े उदासी जो बड़े सॉन्ग से होते हैं, तो बड़ी करुणा उनको सुनकर, जैसे आप कोई शब्द या भजन सुन रहे तो बड़ी करुणा में, मतलब करुणा में होते हैं,
मतलब ऐसे मस्ती में झूम जाते हैं, यानी कि उसमें बिल्कुल खो जाते हैं और आपकी आंखों से आंसू गिरते रहते हैं। तो जिसको देखकर आपके मन में करुणा का भाव आ जाए ना, तो वो गीत मतलब आप उसमें मतलब कई बार तो ऐसा होगा जैसे कि आपने कहीं बाहर गए और आपने किसी अपाहिज को देख लिया, या फिर किसी ने अपने किसी भिखारी की दिन दशा को देख लिया, तो आपके अंदर वो करुणा का भाव हो गया। कई बार ऐसा हो जैसे हमें वो कविता अपने मन में गुनगुनाने लगते हैं, यानी अपने आप गीत बना लेते हैं। मेरे साथ कई बार हुआ है और मैंने कई बार ऐसी कविता लिखी भी है। तो करुणा ले मतलब करुणा में का जो भाव होता है वो अपने आप में गीत बन जाता है, गीत नाट्य। या जिसकी मान लीजिए हमारे कई बार हमारे ऐसे कुछ क्षण होते हैं जो हम बहुत ज़्यादा दर्द में होते हैं, तो गुनगुना जो सैड सॉन्ग थे ना उसके साथ साथ गुनगुनाने लगते हैं, यानी गीत गाने लगते हैं। तो तेरा करुणालय, तेरा करुणालय, और करुणालय क्या है? गीति नाट्य। और कौन सा है? प्रथम। करुणालय मतलब तेरा करुणालय, मतलब तू करुणा, मतलब कि वही सामने वाला का करुणा में है, तो तेरा करुणालय 1913 प्रथम गीति नाट्य। अब वही मैंने प्रेम पथिक के बारे में लिखा, तो वहाँ भी आप सोचो कि वहाँ भी मैंने प्रेम पथिक बताया था और यहाँ भी बता दिया। वहाँ मैंने प्रेम पथिक इसलिए बताया था क्योंकि प्रेम पथिक पहले ब्रजभाषा में लिखी गई थी और बाद में खड़ी बोली में, तो ये दोनों में ही आएगा। तो प्रेम पथिक खड़ी बोली में 1914 में इसका अनुवाद किया था। राइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं है, फिर भी कोई समझ में नहीं आए तो पूछ लेना, बता दूंगी, ठीक है। और वीडियो को 2-3 बार सुन लेना, सुन लोगे तो भी अच्छे प्रकार से याद हो जाएगा। और ये सन बहुत जरूरी है, याद कर लेना। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जितने शेयर करोगे ना तो मेरा उत्साह बढ़ता जाएगा, प्रोत्साहन बढ़ेगा, क्योंकि आपसे ही मुझे एक ऊर्जा मिलती है, एक शक्ति मिलती है। आप मुझे इतने बच्चे, इतने अभ्यर्थी मुझे पसंद करें तो और भी नोट्स बनाने की मेरी एक नई लालसा होगी आपके लिए, ठीक है। और आपका भी इसमें फ़ायदा है कि आपकी अच्छी प्रकार से तैयारी हो जाएगी। मेरा ये है कि मुझे ये सुकून मिलेगा कि मुझे इतने अभ्यर्थी पसंद करते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना और लाइक कर देना, कमेंट करके जरूर बताना वीडियो आपको कैसी लगी। महाराणा का महत्व 1914, महाराणा का महत्व 1914। देख, हालांकि महाराणा का प्रथम विश्व युद्ध में इतना कोई योगदान नहीं था, लेकिन हम याद करेंगे भी महाराणा का महत्व। जब हमारा प्रथम विश्व युद्ध हुआ उस समय क्या हमारा देश गुलाम था, क्योंकि हमारा देश तो 1947 में आज़ाद हुआ था ना, तो हम तो ब्रिटेन की तरफ से लड़ रहे थे, 1914 में अंग्रेजों की तरफ से लड़ रहे थे। तो महाराणा का महत्व, जब प्रथम विश्व युद्ध जैसे युद्ध होते हैं ना, तो महाराणा हमारे देश के एक महान योद्धा रहे हैं। तो महाराणा का महत्व, जो हिंदू योद्धा, तो महाराणा का महत्व हमें जब समझ में आता है जब प्रथम विश्व युद्ध जैसी कोई जंग लड़ी जाती है। तो महाराणा का महत्व 1914, ठीक है। छायावादी, अब है छायावादी काव्य रचनाएं। इन्हें देखिए, जयशंकर प्रसाद को छायावाद का प्रवर्तक कहा जाता है। अब आप कहोगे मैम ये तो नहीं, सुमित्रा नंदन को पंत को भी कहा जाता है, मुकुटधर पांडे को भी कहा जाता है, ठीक है। तो आप ये नोट कर लेना, कईयों के दिमाग में ये फिट बैठी रहती है, बहुत सारे अभ्यर्थी कि जहाँ पर आपको रामचंद्र शुक्ल दिख जाए तो सब कुछ रामचंद्र शुक्ल का ही ठीक है, बाकी तो गलत मानते हैं। तो सबसे पहले मैं रामचंद्र शुक्ल की बात करती हूँ। रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद का प्रवर्तक माना है मुकुटधर पांडे को। किसको माना है? मुकुटधर पांडे को। और सुमित्रा नंदन को माना है नंद दुलारे वाजपेयी। सुमित्रा नंदन को माना है नंद दुलारे। लिख लेना चाहिए आपके पास कॉपी पेन हो। मैं हर बार बोलती हूँ कि जो मेरे पुराने वाले अभ्यर्थी जानते हैं कि जब भी मेरी वीडियो तो कॉपी पेन लेकर बैठा करो, बहुत सी ऐसी बातें बताती हूँ जो आप नोट कर सकते हो। सुमित्रा नंदन पंत को माना है नंद दुलारे वाजपेयी ने, ठीक है। सुमित्रा नंदन पंत नंद दुलारे वाजपेयी, ये लिख देती हूँ। सुमित्रा नंदन पंत नंद दुलारे वाजपेयी, और रामचंद्र शुक्ल ने माना है किसको? मुकुटधर पांडे को। अब जयशंकर प्रसाद को किसने माना है? जयशंकर प्रसाद को, तो जयशंकर प्रसाद को माना है इला चंद्र जोशी ने। किसने माना है? इला चंद्र जोशी ने माना है जयशंकर प्रसाद को। अब इसने अलग अलग माना, यानी रामचंद्र शुक्ल ने मान लिया मुकुटधर पांडे को, सुमित्रा नंदन पंत ने माना नंद दुलारे वाजपेयी ने माना सुमित्रा नंदन पंत को, और जयशंकर प्रसाद को माना इलाचंद्र जोशी ने। तो अब क्या है, वास्तविक अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि छायावाद का वास्तविक प्रवर्तक कौन है, अब जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं वो तो यही सोचेंगे भाई हाँ यही होंगे मुकुटधर पांडे की रामचंद्र शुक्ल ने माना है। तो ये ऐसा नहीं है। वास्तविक प्रवर्तक पूछा जाए तो आप जयशंकर प्रसाद ही करेंगे, यानी वास्तविक प्रवर्तक भी जयशंकर प्रसाद है।
इलाज चंद्र जोशी ने किसे माना है, तो भी जयशंकर प्रसाद ही है। तो ये देखे दोनों ऑप्शन है, वास्तविक प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद, इलाज चंद्र जोशी जयशंकर प्रसाद, मुकुटधर पांडे रामचंद्र शुक्ल और सुमित्रा नंदन पंत को यह है नंदुलारे वाजपेयी। तो मुझे लग रहा है कि अब डाउट नहीं होगा। अब छायावादी रचनाओं के मैं बारे में बात करती हूँ। छायावादी झरना जो रचना है इनकी 1918 में लिखी गई झरना, और छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला, यानी इस काव्य को छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला भी कहा गया है। फिर है 1925 आंसू 1925, ये 133 छंदों का विरह प्रधान समर्थित काव्य है। क्या है, 133 छंदों का विरह प्रधान। अब ध्यान देंगे, आंसू आते हैं तो क्या है, विरह में आते हैं। ये नहीं मान लिया हमारा कोई सगा संबंधी है, जरूरी नहीं कि प्रिय प्रियतमा ही विरह में होते हैं, या फिर होते पति पत्नी है। जैसे कोई भी लगा ले, हमारी माँ बाहर चली जाती है, या कोई हमारे भाई बहन हमारे दोस्त बाहर चले जाते हैं, तो हमें उनकी याद सताती है, तो उसके आंसू में जो हम विरह होते हैं। लेकिन यहाँ जो बातें जाती हैं, ज़्यादातर ये आपकी गलती नहीं है, हिंदी में जो ज़्यादातर देखा जाता है प्रिय प्रियतम या पति पत्नी के विरह में क्या आंसू आए गए हैं, ये हमारी हिंदी की सबसे बड़ी कमजोरी रही है। ज़्यादातर, सभी जगह तो नहीं, ज़्यादातर रही है। तो आंसू जयशंकर प्रसाद की है, और ये क्या है 1933 में लिखी गई थी, और क्या है 133 छंदों का विरह प्रधान समर्थित काव्य है। आंसू से प्रतीत हो रहा है कि विरह प्रधान होगा, विरह में आंसू बहा जाते हैं, और समर्ति यानी आंसू किसी की याद में आंसू बहा जाते हैं। हिंदी का मेघदूत, जैसे मेघदूत मेघ पानी बरसाते हैं, यानी बादल पानी बरसाते हैं, मेघ पानी बरसाते हैं, तो इस तरह के आंसू हमारे गिरते हैं। तो हिंदी का मेघदूत आंसू जयशंकर प्रसाद की, ठीक है, याद रखेंगे। फिर है लहर 1933। अब देखो लहर ऐसे चलती है, ऐसे आपने देखा होगा ऐसे चलती है, तो इसमें मुझे ये सन याद नहीं हो रहा था, ऐसे ऐसे चलती है, तो मैंने इस लहर को ऐसे ऐसे, तीन भी ऐसे ऐसे लिखा जाता है, तो ऐसे याद कर लिया 1933। लहर भी ऐसे चलती है और तीन भी ऐसे, लहर 1933। और ये क्या है 43 कविताएं, यानी प्रलय की छाया। इसमें क्या है, अब इसमें लहर में 43 कविताएं संकलित हैं, ठीक है। लहर में कितनी 43 कविताएं संकलित हैं, और प्रलय की छाया इनमें क्या लंबी कविता है। और प्रलय देखिए थोड़ा सा गुचपुच सा हो गया, ये मैं बता दूंगी, वैसे मैं आपको क्या लिखा है 1933 की 43 कविताएं हैं, इसमें प्रलय की छाया, इसमें क्या लंबी कविता है, प्रलय की छाया लंबी कविता है। इसमें गुजरात के राजा कर्ण और रानी कमलावती के मानसिक द्वंद्व का चित्रण हुआ है, यानी गुजरात के ऐसा पूछा जाता है कौन सा ऐसा काव्य संग्रह है जिसमें कौन सी ऐसी कविता है जिसमें गुजरात के राजा कर्ण और कमलावती के मानसिक द्वंद्व का चित्रण है। तो आप याद रखेंगे गुजरात के राजा कर्ण और रानी कमलावती के मानसिक द्वंद्व का चित्रण प्रलय की छाया में है। और प्रलय की छाया क्या है, एक लंबी कविता है, ठीक है, लंबी कविता है। अब देखो प्रलय, जब हमें क्या है, मान हमारे मन में द्वंद्व चला होता है, मान ली कोई परीक्षा आ गई, अब आपका नेट आया हुआ है, तो आपके मन में बहुत द्वंद्व चलेगा, ये अब मैं नोट्सों के द्वारा पढ़ूं या मैं प्रीवियस ईयर करूं या मैं संपूर्ण नोट्स पढ़ूं, आपके बुक से पढ़ूं, कौन से सर की वीडियो देखूं, कौन सी मैडम की देखूं, तो आपके मन में एक द्वंद्व चलता रहता है। तो ये एक मतलब आपके मन में एक प्रलय से आए रहते, प्रलय नहीं तो यानी तूफानों, यानी कि एक विचारों का द्वंद्व आता रहता है। जब हमें कोई चिंता होती है ना, तो हमारे हमारे दिमाग में एक द्वंद्व, एक प्रलय चलाता रहता है, ये करे या वो करे, मतलब एक प्रलय यानी कि एक द्वंद्व सा चला होता है। तो इस प्रकार से आप इसे याद करते हैं। कामयानी 1935, कामयानी में लिखी गई थी 1935, जयशंकर प्रसाद की बहुत ही यानी महाकाव्य है ये। और इसमें कितने सर्ग है, 15 सर्ग है। किसे पूछा जाता है, बहुत महत्वपूर्ण है, कितने सर्ग है, 15 सर्ग है। पहला सर्ग इसका क्या है, श्रद्धा है, और इसका अंतिम सर्ग कौन सा है, आनंद है, क्या है, आनंद है। और दूसरा इनका चिंता है। आगे बढ़ते हैं, इसमें शुरू से रस क्या है इसका, शांत, रस क्या है, शांत है। और छंद क्या है, तांटक, रस क्या है, आनंद है, और छंद है तांटक। और दर्शन क्या है, आनंद, दर्शन है आनंद। तो कई बार पूछा गया कामयानी का रस क्या है, आनंद रस है। छंद किस में लिखी, ताटक छंद में लिखी थी, तांटक, ये तांटक ऐसे लिखा है, एक मिनट फिर लिख के दिखा देती हूँ मैं आपको, तांटक, ठीक।
ठीक है। तांटक ऐसे लिखा है, तांटक इसमें छंद है। दर्शन क्या है इसका? आनंदवाद है। इस कामिनी का बाहरी ढांचा यानी बाहरी ढांचा कामना नाटक जैसा है, यानी इसका बाहरी जो ढांचा है वो कामना नाटक जैसा है। प्रश्न ऐसा आएगा, या किस रचना का बाहरी ढांचा कामना नाटक जैसा है? तो कामिनी नाटक यानी कामिनी महाकाव्य है, उसका बाहरी ढांचा कामना नाटक जैसा है। या फिर ऐसा भी बन सकता है कि कामिनी का बाहरी ढांचा किस नाटक जैसा है? तो 4 ऑप्शन आपके सामने होंगे और इसमें कामना तो मिलेगा ही मिलेगा। तो ये ऐसे याद करने में कोई मुश्किल नहीं है, कैसे कामिनी कैसे कामना नाटक, ठीक है। फिर नोट करके मैंने कुछ फैक्ट भी लिखे हैं आपके लिए, वो याद रखेंगे। जयशंकर प्रसाद की प्रथम काव्य कृति उर्वशी है, यानी प्रथम काव्य कृति उर्वशी 1909। यहाँ आप गलती कर सकते हैं, ध्यान से सुनेंगे। प्रथम छायावादी काव्य कृति आ जाए तो झरना 1918। अगर प्रथम काव्य कृति आए तो उर्वशी करेंगे, लेकिन ध्यान देंगे अगर छायावादी शब्द लग जाए तो फिर आपका रहेगा झरना। झरना, अब आपने देखो झरना कैसे याद करेंगे? देखो आपने कई बार आप घूमने गए होंगे तो बहुत सारे वृक्ष होते हैं, तो वहाँ पहाड़ों से झरना बहता रहता है, तो वो झरना पड़ता है ना, तो एक छाया सी बनती है, यानी छाया सी बन जाती है। झरना गिरता है तो छाया सी बन जाती है। तो छायावादी प्रथम काव्य कृति है झरना। अगर बगैर छायावादी केवल प्रथम काव्य कृति तो उर्वशी। अगर छायावादी लग जाए तो झरना 1918, ये 1909 की है और ये 1918 की है। अंतिम काव्य कृति अगर अंतिम लग जाए तो कामिनी है, अंतिम कामिनी 1935 की, ठीक है। अब जयशंकर प्रसाद की कितनी कहानियां हैं? कहानी संग्रह है, तो कहानी संग्रह तो इनके है 5, कहानी संग्रह है तो 5 याद देखेंगे, कहानी संग्रह 5 और कुल कहानी इनकी 69, ठीक है। इनकी कुल कहानियां हैं 69 और इनके ये संग्रह है, कहानी संग्रह है 5 है। तो 5 कहानी संग्रह कौन कौन से हैं? छाया है 1912 में, प्रतिध्वनि ये भी 1912, आकाशदीप 1929। अब देखो दीप, ये आकाश यहाँ ये दिखा 2 की तरह ऐसा दिख रहा है, 2 की तरह ऐसे 2, देखो मैंने लगा दिया, ठीक है। और ये दीप है ना, दीप क्या है? दीप को ऐसे लिखे तो ये 9 की तरह दिखता है, तो 1929। आंधी, अब आप देखेंगे आंधी में ऐसे आया है, एक मिनट, आंधी में ये 3 का सा बन रहा है ना, आंधी 3 का सा, तो ये क्या है? 1931, इसमें भी 3 का आया हुआ है। और लास्ट में ये धी है ना, धी, इसमें डंडा है, ये डंडा है, तो ये 31 लगा लेना। पहले का 3 ले उठा लेना, लास्ट का ही डंडा ये उठा लेना। तो आंधी 1931, इंद्रजाल 1936। आपने कई बार सुना होगा ना, जैसे कि कई बार आपकी यार दोस्त, और भाई आजकल क्या करे भाई, मेरी ज़िंदगी में तो जाल सा बिछा पड़ा है, क्यों भाई क्या हुआ? बोल पता नहीं 3600 काम पड़े हैं मेरे। तो कई बार आपने कहते सुना होगा कि अभी क्या कर रहे हो आजकल? अरे यार काम तो 3600 काम कर रहा हूँ। तो यानी जाल सा बिछा पड़ा है, तो इंद्रजाल 1936। आप प्रमुख कहानियाँ देखेंगे जिसमें आपकी पुरस्कार है, देवव्रत है, ममता है, सालवती है, बेड़ी है, गुंडा है। तो ये इनकी प्रमुख कहानियां हैं, पुरस्कार, देवव्रत, ममता, सालवती, बेड़ी, गुंडा, ठीक है। अब याद कैसे करेंगे? याद करने के बाद देखो पुरस्कार हमें क्या है, जैसे कि मान लीजिए आपके किसी की कोई गेम कर रहे हैं, कोई खिलाड़ी है, तो वो पुरस्कार प्राप्त करने के लिए सबसे पहले क्या जाएगा? शंकर के दरबार में जाइए, भगवान मुझे गोल्ड मेडल मिलना चाहिए, या फिर मुझे सिल्वर ये मुझे कई काम करवा दे। पुरस्कार प्राप्त करने भी हम शंकर के दरबार में जाते हैं। देवव्रत, अब देवताओं का रथ, देवता कौन है? शंकर भगवान, तो ये देवव्रत। ममता, जिस प्रकार हमारी माँ की ममता होती है उसी प्रकार जयशंकर पर यानी शंकर की भी हमारे ऊपर ममता रहती है। शालवती, बेड़ी, गुंडा, भी गुंडा चाहे कोई कितना भी गुंडा हो, शंकर के सामने वो भी सर झुकाता है, यानी भगवान के सामने तो वो भी सर झुकाता है। फिर इनकी यथार्थ पर यानी वास्तविकता वाली कहानियाँ क्या है? मधुआ, गुंडा, छोटा जादूगर और नीरा। यहाँ से देखेंगे नीरा, मधुआ, गुंडा, छोटा जादूगर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कुछ इनके फैक्ट भी मैंने लिखे हैं, वो अभी ध्यान से देखेंगे। कंकाल 1929। अब तो देखा होगा
कि आपने कोई फिल्म देखी होगी तो उसमें देखा ना कि जयशंकर प्रसाद जैसे भूत वूत नाचते हैं, बोलते हैं ना कि वो शमशान में रहते थे भूतों में, तो कंकाल से भी आप ऐसे टाइप देखें, कंकाल भी उनकी शादी दिखा रही, एक नाटक सा आता था उसमें कंकाल भी नाचते रहते हैं भूत भी। तो कंकाल किसकी फिर? जयशंकर प्रसाद की। तितली 1934, इरावती इनका ये महत्वपूर्ण है। ये उपन्यास इनके 3 ही मात्र उपन्यास है, कंकाल, तितली, इरावती, और जिनमें से इनका इरावती क्या है? अपूर्ण है। फिर इनका प्रथम नाटक सज्जन। प्रथम नाटक क्या है? सज्जन। लेकिन इनका ऐतिहासिक नाटक, यानी ऐतिहासिक, यहाँ देखेंगे आप, प्रथम ऐतिहासिक नाटक तो राज्यश्री। अब इनमें कंफ्यूज नहीं होंगे, ध्यान से सुन लेना मेरी बात, मैं जो बोलने जा रही हूँ। भाई जब राजा होते ना, जो राज करते, तो वो इतिहास होता है। जैसे आपने देखा अकबर ने राज किया भाई, ठीक है, अकबर ने, शाहजहां ने, तो वो क्या होते? एक इतिहास की बातें हैं, हमने देखा थोड़ी था, वो हम इतिहास से हमें जानकारी मिलती है। भाई उन्होंने राज किया था, इतने से ये युद्ध लड़े थे, तो ये हम इतिहास पढ़ते हैं तभी हमें जानकारी मिलती है, वरना हमने देखा थोड़ी था उनको। तो वही के राज्यश्री, राज कौन करते? इतिहास में राज किया जाता है। अब तो आजकल तो कोई हवाला के होते हैं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति होते हैं, लेकिन वो ऐतिहासिक यानी जो अतीत की बीती हुई घटनाएं हैं, यानी राज जो उन्होंने किया, उससे हमें इतिहास से पता चलता है। तो राज्यश्री 1920 के ये प्रथम ऐतिहासिक नाटक है। सिंपल प्रथम नाटक पूछा जाए तो क्या है? सज्जन, ठीक है। तो ये लिखा गया था राज्यश्री 1920 में। फिर एक कल्याणी परिणय। आप आपने देखा होगा, हम कल्याण प्राप्त करने के लिए भी शंकर के सामने सर झुकाते हैं। कल्याणी परिणय 1912। और करुणालय, और जब क्या होता है करुणालय 1913 करुणालय मैंने आपको बताया था। तो देखेंगे आप, जैसे कि करुणा, हमारे मन में करुणा का भाव, मान लीजिए कि अभी कोई रिजल्ट आया और हम फेल हो गए, तो हमारा मन करुणा से भर जाएगा। हे भगवान, शंकर के सामने हाथ जोड़ेंगे, हे भगवान हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है, तुम्हें दया नहीं, अब मुझे ये दो। तो हम जैसे हमने आंसू जो बहाते हैं ना शंकर के, आंसू भी आप ऐसे याद कर सकते हैं कि हम खुलकर आंसू भराते हैं तो शंकर के दरबार में ही बहाते हैं, और हमें हमारे करुणा का भाव भी हमारे शंकर के दरबार में आता है, शंकर के सामने आता है, और कल्याण भी हम उसी से चाहते हैं, ठीक है। प्रायश्चित 1914, जिसमें देशद्रोह के लिए जयचंद को प्रायश्चित करते दिखाया गया है। भाई जयचंद थे वो देशद्रोही थे, उन्होंने क्या धोखा किया था देश के साथ, तो जयचंद 1914 देशद्रोही। राजश्री 1920 प्रथम ऐतिहासिक। विशाख को मैंने कैसे याद किया था? विशाख, देखो मैं अब यहाँ लिख रही हूँ, आपको देखेंगे विशाख, मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है, विशाख। अब आप यहाँ देखेंगे 21 लिखा हुआ आपको नजर आ रहा होगा, ध्यान से देखो, इसके अंदर बिल्कुल 21 लिख रहा है। अब देखो यहाँ देखेंगे आप, यहाँ तो यहाँ आपको देखेंगे, ये मैं हटा दूँ तो आपको 19 लिखा नजर आ रहा, 19, ठीक है। देखेंगे आप, मैं एक बार फिर से दिखा देती हूँ। देखो इसको भी मैं हटा दूं तो देखो 1921 हो गया ना, दिख रहा है ना आपको 1921। तो ज़्यादा रटने की आवश्यकता नहीं, विशाख 1921। अजात शत्रु 1922। अब क्या है अजात शत्रु में भी आपको 21 दिख रहा है, लेकिन शत्रु हमारे के, अभी हमारे कई बार ऐसा हो रहा है कि हमारे तो 2 आगे पीछे शत्रु, 2 आगे शत्रु है, 2 पीछे हैं, तो 2 आगे 2 पीछे कितने हो गए? 22। कितने हो गए? 22। अजात शत्रु 1900। अरे कोई जरूरी नहीं कि मैं बताऊं वही याद करें, मैं, हो सकता है किसी को मेरी ट्रिक पसंद आ जाए, तो दोनों आप आज़ाद हो, अपने और से स्वतंत्र हो, जैसे याद करो, बस मैं आपको क्या कंटेंट देती रहूँगी। कामना 1924। कामना भी मांगने हम किसके दरबार में जाते हैं? शंकर के दरबार में जाते हैं। जन्मेजय का नाग 1926। अब नाग किसके गले में होता है? शंकर के गले में होता है। जन्मेजय का नाग है जयशंकर प्रसाद। सकंद गुप्त 1928। एक घूट कहीं 29 मिलता है, 29 में शुरू होती थी 30 तक, ठीक है। चंद्रगुप्त, और एक घूट को मैं बता देती हूँ कि जैसे एक घूट क्या है, शंकर ने विष पिया था, तो एक घूट क्या पिया? विष किसने? शंकर ने, ठीक है। चंद्रगुप्त 1931। ध्रुव सामने 1933। ये बहुत महत्वपूर्ण, याद कर लेना इनके सन। अग्निमित्र 1944। और फिर क्या है? निबंध संग्रह इनके क्या है? निबंध संग्रह देखें 1931 से काव्य और अन्य कला निबंध, इनका एक काव्य और अन्य कला निबंध, ये क्या है? निबंध संग्रह है। ये देखना बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है, मैंने आपको के लिए जुटाए हैं।
आचार्य शांतिप्रिय द्विवेदी ने कामयानी को छायावाद का उपनिषद माना है। आचार्य शांतिप्रिय द्विवेदी ने कामयानी को छायावाद का उपनिषद माना है। किसने माना है? शांतिप्रिय द्विवेदी ने। अब ध्यान देंगे भाई, इसको याद कैसे करेंगे? याद करने के ये तो बहुत सारी किताबों में फैक्ट है, लेकिन मेरे करवाने का क्या फ़ायदा? तो याद देखो, शांति जो जिसको शांति प्रिय होगी ना वो उपनिषद पढ़ेगा भाई। जो वेद उपनिषद ये कौन पढ़ते हैं? देखो हम हमारे सामने कई बार, एक बार मैं अपनी बता रही हूँ कि हमारी लाइब्रेरी में मेरे भैया वो वेद ले आए, तो वेद रखे भी हैं हमारे, तो बोले कि तुम इनको पढ़ लेना। मैंने 2 पेज पढ़े, मैं बोर हो गई, मुझे नींद आने लगी, क्योंकि उसमें क्या है, कुछ ऐसे उसमें ज्ञानप्रदक ज़्यादा बातें होती है। उसमें ये नहीं कि हम उसमें कोई मनोरंजन करें, इस प्रकार की कोई बातें नहीं होती। लेकिन उन्हें कौन पढ़ सकता है? हमारे जैसे पढ़ने, मतलब मैंने कहा आप नहीं पढ़ सकते, बहुत कम लोग ऐसे जो पढ़ सकते हैं, जिनको शांति प्रिय होती है ना, जो ऋषि मुनि, वही इनका अध्ययन कर सकते हैं। जिनको प्रकांड ज्ञान लेना है, गहरा ज्ञान लेना है, तो जिनको शांति प्रिय होती है वही उपनिषद पढ़ते हैं। कामयानी को छायावाद का उपनिषद किसने माना? शांति प्रिय द्विवेदी ने। अब क्या है, जयशंकर प्रसाद को प्रेम और सौंदर्य का कवि भी कहा जाता है। प्रेम और, देखो भाई आपने देखा होगा, मेरा वो दोस्त मुझसे बहुत प्रेम करता था, लेकिन उसने मुझे धोखा दे दिया। पहले मेरा भाई ये था, अच्छा था, पहले मेरी बहन अच्छी थी, ये चाचा अच्छे थे, वो सब बदल जाते हैं। एक टाइम आने पर अगर हम पैरों पर खड़े नहीं होते ना, हमें सफलता नहीं मिलती, तो सब क्या है, बदल जाते हैं। लेकिन एक शंकर भगवान ऐसे हैं जो नहीं बदलते। वो हमें हमारे अंदर सौंदर्य भी देखते हैं और प्रेम भी देखते हैं। वो हमें हमेशा प्रेम करते हैं। अब शंकर प्रसाद ये थोड़ी ना कहेंगे भाई ये काला, इसे मैं प्रेम नहीं करूँगा, ये क्या है, ये अच्छा नहीं, इसे प्रेम नहीं करूँ। वो अच्छा बुरा हर इंसान से प्रेम करते हैं शंकर भगवान। हालांकि ये लेखक है, लेकिन मैं इसे आपको शंकर भगवान से जोड़कर समझा रही हूँ। तो शंकर भगवान ऐसा क्या है, प्रेम और सौंदर्य के कवि हैं। और छायावाद का प्रवर्तक मैंने थोड़ी देर आपको पहले बताया था, इलाचंद्र जोशी ने जयशंकर प्रसाद को छायावाद का प्रवर्तक, और ये मैं सारी रिपीट कर चुकी हूँ। अगर नहीं समझ में आए तो वीडियो को 2-3 बार देख लेना, अच्छी प्रकार से समझ में आ जाएगी। कामयानी को मानवता का रसात्मक इतिहास किसने कहा? नंद दुलारे वाजपेयी ने। अब क्या, अब फिर इसको वही नौबत याद कैसे करेंगे? तो मानवता का रसात्मक इतिहास। अब क्या है, हम किसी से दुलार करते हैं। हमारा नंद दुलारे, मतलब हमारा जो बेटा हमसे दुलार करते, तो हम क्या उसमें मानवता का गुण देखते हैं। ये हमारे अंदर मानवता होती है, तभी हम किसी से दुलार करते हैं। ठीक है, हमारे अंदर क्या, हम उसकी बुराई को नज़रअंदाज करके उसे दुलार करते, उसे प्यार करते। तो कामयानी का मानवता का रसा नंद दुलारे वाजपेयी। तो ये वाजपेयी ये को पूरा कर लेना भाई, जल्दबाजी में रह गया था कि नहीं सोचो कि मैडम ने गलत लिख रखा है। तो देखो ये बताना कि मेरे द्वारा वीडियो आपको कैसी लगी। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाते जाते सब्सक्राइब कर लेना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लें। आपका जितना प्यार मिलेगा तो ये लगातार आपको असली नोट्स मिलते रहेंगे, लेकिन आपका कोई रिस्पॉन्स ही नहीं रहेगा तो फिर मुझे भी क्या है, अंदर से मोटिवेट नहीं मिलता है, प्रोत्साहन नहीं मिलता, ऊर्जा नहीं आती है। तो फिर मैं भी क्या है, मैं भी चलो कोई पसंद तो करता नहीं, फिर मैं क्यों इतनी मेहनत करूं, क्योंकि मुझे एक वीडियो बनाने में 6-7 घंटे लग जाते हैं। आपको तो सिर्फ आधा घंटा देखने में लगता है, लेकिन मेरे 6-7 घंटे लग जाते हैं, क्योंकि मैं इधर उधर से बहुत कंटेंट इकट्ठा करती हूँ और बहुत नहीं 7 घंटे लग जाते हैं कि कम से कम एक वीडियो बनाने। तो आप सोच सकते हैं कितना ये समय लगता है। क्योंकि वैसे तो ये नहीं कि आपको, क्योंकि कंटेंट भी तो इकट्ठा करना पड़ता है ना, तो इसलिए बोल रही हूँ। तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, कमेंट करके अवश्य बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।